नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। उमा देवी और जयशंकर प्रसाद जी के घर के आंगन में उत्सव का माहौल था। चारों ओर शादी के गीत का शोरगुल था, क्योंकि आज अमृता और आर्यन की शादी थी। अमृता और आर्यन की मुलाकात उन्हीं के ऑफिस में काम करने के दौरान हुई थी, जहां अमृता आर्यन के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट में काम करती थी और उन दोनों ने कड़ी मेहनत करके उस प्रोजेक्ट को इतना सक्सेसफुल बनाया कि दोनों का प्रमोशन तो हुआ, साथ ही साथ दोनों ने एक दूसरे को जीवन भर का साथी बनाने का भी फैसला कर लिया। शुरू शुरू में दोनों में ऐसी बॉन्डिंग थी कि वे दोनों एक दूसरे के कहे बिना भी एक दूसरे के मन की बात समझ जाया करते थे और कहने से पहले ही पूरा भी कर देते थे। आर्यन तो अमृता के साथ पूरी जिंदगी जीने के लिए काफी उत्साहित था और उससे भी ज्यादा उत्साहित थी अमृता, क्योंकि वह भी आर्यन को दिलो जान से प्यार करने लगी थी। जब दोनों ने अपने अपने मन की बात अपने घर वालों को बताई तो दोनों के परिवार में तो पहले उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन कहते हैं ना, प्यार के सामने अच्छे अच्छे को झुकना पड़ता है। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार अमृता और आर्यन के परिवार वाले मान ही गए उन दोनों की शादी के लिए, और आज आखिरकार उन दोनों की शादी थी। शादी की पूरी तैयारी आर्यन का बड़ा भाई मुकुंद देख रहा था। घर के चारों तरफ चहल पहल थी। घर की औरतें मेहंदी लगवा रही थी। संगीत और हल्दी के लिए कौन सा ड्रेस पहनना है और क्या क्या तैयारी करनी है, इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। बुजुर्ग महिलाएं जिन्हें कोई काम नहीं था, वे समय समय पर रस्मों के अनुसार गीत गा रही थी। सभी बहुत खुश थे। दूल्हे की भाभी विभा के साथ साथ दूल्हे की माँ उमा देवी ने भी पारंपरिक गहने और साड़ी पहनी थी। घर में उत्सव का माहौल था। दूल्हे की भाभी ने संगीत के दिन उत्साहपूर्वक सभी को अपने साथ नाचने के लिए मजबूर कर दिया और डीजे वाले से कहा, अरे भाई, एक से बढ़कर एक नए और अच्छे अच्छे गाने लगाओ और हमें मन भरकर नाचने दो। और हमारे साथ साथ आज सभी लोग नाचेंगे, क्योंकि आज हमारे प्यारे देवर जी की शादी है और हमारी देवरानी तो लाखों में एक है। चारों ओर हंसी ठहाकों की गूंज थी। उधर दूल्हे का बड़ा भाई मुकुंद पूरे घर में इधर से उधर दौड़ता फिर रहा था। कभी हलवाई को मिठाई के ऑर्डर का हिसाब दे रहा था, तो कभी पंडित जी से रस्मों का समय पूछ रहा था। शादी की सारी रस्में हल्दी से लेकर फेरे तक बड़े ही धूमधाम से हुई और घर की चौखट पर नई दुल्हनिया ने कदम रखा। सुबह के 7 बजे का वक्त था। घर में चारों ओर चहल पहल शुरू हो चुकी थी। अंदर कमरे में नई नवेली दुल्हन अमृता चादर में मुंह छुपाकर सो रही थी। अमृता, उठो, जल्दी करो, सुबह के 7 बज चुके हैं। सभी लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे अमृता, आर्यन ने धीरे से कहा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अरे अमृता, सुन रही हो या नहीं? माँ ने कहा था आज बहुत सी रस्में करनी है। यह कहते हुए आर्यन ने उसका कंधा हल्के से हिलाया। नींद में गुम अमृता ने आंखें आधी खोली और बड़बड़ाई, क्या है आर्यन, मुझे सोने दो, बहुत थक गई हूँ। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, मुस्कुराया और खुद तैयार होने चला गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया तो भाभी विभा मुस्कुराते हुए बोली, हमारी देवरानी तैयार हुई या नहीं? मीठा बनाने की रस्म करनी है। आर्यन ने हंसते हुए जवाब दिया, भाभी, शायद थकान बहुत ज्यादा हो गई है उसे, अभी उठी नहीं है। बाहर मेहमान आ चुके थे। नाश्ता परोसा जा रहा था और सबको नई दुल्हन के आने का इंतजार था, लेकिन अमृता को कोई जल्दी नहीं थी। आखिरकार दोपहर के 12 बजे जब सबका सब्र जवाब देने को था, अमृता तैयार होकर कमरे से बाहर आई। सिर पर पल्लू था, लेकिन उसके हाव भाव में उत्साह की जगह थकान और बोरियत साफ दिख रही थी। सासू माँ उमा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू चलो हलवा बनाओ, पहली रसोई है, मीठा तो तुम्हारे हाथों से ही बनेगा। लेकिन अमृता ने बिना लाग लपेट के साफ साफ कह दिया, मुझे नहीं आता हलवा बनाना। सास के चेहरे की मुस्कान थोड़ी ढीली पड़ी, लेकिन बड़ी बहू विभा ने माहौल संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं बनाती हूँ, तुम बस करछी घुमा देना, रस्म तो पूरी हो जाएगी। अमृता ने अनमने ढंग से करछी पकड़ी और 2-4 बार कढ़ाई में घुमाकर किनारे हो गई। हलवा आखिरकार भाभी विभा ने ही पूरा बनाया। भाभी ने हलवा पकाया, सबने तारीफ की, लेकिन अमृता जैसे वहां होते हुए भी वहां नहीं थी। रिश्तेदारों की हंसी मजाक के बीच वह खामोशी से बैठी थी। अगली रस्म थी संदूक पेटी खोलने की। मामी सास ने पेटी खुलवाते हुए कहा, बहू रानी, सबसे पहले अपनी जेठानी के लिए एक साड़ी निकाल दो, ये हमारे घर की परंपरा है। लेकिन अमृता ने अपने बढ़ते हाथ को रोक दिया और तपाक से बोली, नहीं नहीं, ये तो मेरी ब्रांडेड साड़ियाँ हैं,
ये सब मेरी पसंद की हैं, इनमें से तो मैं किसी को भी नहीं देने वाली। आर्यन, जो पास ही खड़ा था, उसने झट से माहौल को संभालने की कोशिश की। अरे, अमृता मजाक कर रही है ना अमृता? मगर अमृता ने कंधे उचकाए और कहा, मजाक क्यों? मैंने तो सच ही कहा। ये सारी मेरी साड़ियां हैं। आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। विभा की मुस्कान फीकी पड़ गई। मेहमानों की फुसफुसाहटें तेज हो गई। अरे, बहू है या महारानी? ससुराल में कोई ऐसे बोलता है क्या? आर्यन कुछ कहने ही वाला था कि मामी ने पास आकर माहौल को संभाला। अरे कोई बात नहीं, नई है, सीख जाएगी। इसे रस्म रिवाज मालूम होंगे ना, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। शादी के बाद सब कुछ सामान्य होने लगा, सिवाय अमृता के व्यवहार के। वो न तो उस घर को अपनाने को तैयार थी, न ही उस घर के लोगों को। शुरुआत में सबने सोचा, नई है, एडजस्ट होने में समय लगेगा, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। लेकिन 3 महीने बीत गए और अमृता वहीं की वहीं रही। आर्यन, जो पहले दिल्ली में नौकरी करता था, उसने शादी के बाद खुद का ट्रांसफर उसी शहर में करवा लिया था, ताकि पत्नी और परिवार दोनों को समय दे सके। लेकिन आर्यन के इस फैसले ने अमृता की कल्पनाओं को झटका दे दिया। अमृता को यही लगा था कि शादी के बाद वह दिल्ली में आर्यन के साथ अलग फ्लैट में रहेगी, मॉडर्न लाइफ जिएगी, सुबह कॉफी मग लेकर बालकनी में खड़ी होगी और शाम को मॉल की चमचमाती रोशनी में बिताएगी। लेकिन जॉइंट फैमिली, एक ही छत के नीचे इतने सारे लोग, इतनी सारी रस्में, इतने सारे नियम, मैं यहाँ कैद होकर नहीं रह सकती। वह अक्सर खुद से बुदबुदाती। न उसे रसोई में दिलचस्पी थी, न ही घर के किसी काम में। सुबह 10 बजे तक भी अगर कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटा देता तो वह चिढ़कर कहती, ओफो, लोग अपनी लाइफ में दूसरों को थोड़ा स्पेस क्यों नहीं देते। भाभी विभा सुबह सुबह उठकर तैयार होकर रसोई में पहुंच जाती। सासू माँ उमा देवी भी उसका हाथ बटाती। बच्चों के टिफिन से लेकर सासू माँ की दवाइयों तक हर काम में उनकी एक रूटीन, एक संतुलन था। लेकिन अमृता, वह सुबह उठती तो मोबाइल लेकर बैठ जाती, कभी व्हाट्सएप तो कभी इंस्टा स्टोरीज में उलझी रहती। दिन में घंटों फोन पर सहेलियों से गपशप, और अगर कुछ और नहीं तो टीवी का रिमोट थाम कर डेली सोप में खो जाती। एक दिन अमृता हाथों में 4 बड़े बड़े शॉपिंग बैग लेकर घर में घुसी। ब्रांडेड कपड़ों से भरे बैग उठाए, चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान लिए वह अपने कमरे में जाने लगी तो उमा देवी उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछ बैठी, बहू, इतने कपड़े तो तुम्हारे पास पहले से ही पड़े हैं, अब तो रखने की जगह भी नहीं होगी, फिर क्यों इतना खर्चा करती हो? अमृता ने जरा भी झिझके बिना कहा, माँ जी, मैं अपने पैसों से खरीदती हूँ, आपको क्यों तकलीफ होती है? और कपड़ों का क्या है, फैशन रोज बदलता है, मुझे नए फैशन के कपड़ों की जरूरत थी तो मैंने खरीद लिए। उमा देवी का चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया। बहू, जरूरत और दिखावे में फर्क होता है। आए दिन तुम ढेरों कपड़े खरीद कर ले आती हो, सिर्फ दिखावे के लिए। मैंने विभा बहू को भी यही समझाया था कि पैसा जरूरत के हिसाब से ही खर्च किया जाना चाहिए, और उसने हमेशा इस बात का पूरा ध्यान रखा है। यही बात मैं तुम्हें भी समझा रही हूँ। बस इतना सुनना था कि अमृता जैसे फट पड़ी। जब आज तक मुझे मेरे मायके वालों ने नहीं टोका तो आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? उसकी आवाज अब तीखी हो चुकी थी। बात सुनते ही पास खड़ी विभा झट से बीच में आ गई। उसकी कोशिश थी कि बात संभल जाए, लेकिन अमृता की आंखों में अब तूफान था। नहीं अमृता, ऐसा नहीं कहते। माँ जी जो भी कहती है हमारे भले के लिए ही कहती है। उनका अनुभव, उनकी नज़र दोनों हमसे कहीं आगे है। लेकिन अब अमृता की जुबान पर कोई लगाम नहीं था। वो एकदम पलटी और सीधा विभा पर ही भड़क गई। हाँ हाँ, आप तो हैं ही माँ जी की चहेती। हर बार आपकी मिसाल जो दी जाती है, आपको सब आता है, सब समझ आता है, और मुझे तो बिल्कुल भी अकल ही नहीं है ना। मैं जानती हूँ आप ही सब सिखाती हैं माँ जी को, आप ही उनके कान मेरे खिलाफ भर देती हैं, तभी तो हर बात पर मुझे ही टोकती रहती हैं। अमृता गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। दरवाजा जोर से बंद करते हुए पूरे आंगन में सन्नाटा फैल गया। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यन घर लौट आया था। जैसे ही उसने माँ और भाभी के चेहरों की ओर देखा, कुछ तो वो समझ गया था। बिना कुछ पूछे वह सीधे कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में घुसते ही अमृता ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। हर बार मुझे ही टोका जाता है इस घर में। जरा सा कुछ पहन लिया, कुछ खरीद लिया तो घर सर पर उठा लेते हैं सब। मेरी खुद की मर्जी कोई मायने ही नहीं रखती क्या? आर्यन ने संयम से उसकी पूरी बात सुनी, फिर बहुत ही शांत और ठहरे हुए स्वर में बोला, अमृता, माँ ने जो कहा वो गलत नहीं था। उन्होंने बस ये कहा कि पैसों की कदर करो।
अगर बड़े किसी बात पर समझा रहे होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। विभा भाभी को देखो, उन्हें 10 साल हो गए हैं इस घर में, लेकिन उन्होंने कभी बेवजह खर्च नहीं किया, हमेशा घर को ध्यान में रख कर ही फैसले लिए। अमृता अब तक अपने गुस्से के सागर में डूबी हुई थी, लेकिन अब उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने चीखते हुए कहा, बस यही सुनने को बाकी था, जब देखो भाभी भाभी, विभा भाभी ये, विभा भाभी वो। मैं थक गई हूँ आर्यन, हर बार मुझे भाभी से ही क्यों कंपेयर किया जाता है। मैं वैसी नहीं हूँ, ना बनूंगी। मुझे अपनी जिंदगी चाहिए, इस घर की गुलामी नहीं। आर्यन स्तब्ध रह गया। उसकी आवाज ऊंची हो चुकी थी, पर आर्यन अब शांत था। उसे मालूम था कि यदि अब कुछ कहेगा तो बहस झगड़े का रूप धारण कर लेगी। एक सप्ताह बीता। एक दिन उमा देवी ने छोटी बहू को आवाज लगाई, अमृता बहू इधर तो आना जरा। अमृता कमरे से बाहर आई, बाल खुले हुए, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। उमा देवी ने उसके पास आते ही नरम लहजे में कहा, बेटा आज मुकुंद और आर्यन के चाचा जी आ रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ खाना तैयार करना है। विभा बहू अकेली है रसोई में, जरा उसका हाथ बटा दो, तुम दोनों मिलकर जल्दी निपटा लोगी काम को। अमृता ने बिना कुछ कहे बस एक तीखी निगाह डाली उन पर और फिर मुंह बनाते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद दरवाजा फिर खुला। अमृता अब पूरी तरह तैयार थी। नीले रंग की डिजाइनर ड्रेस, हाई हील्स और ब्रांडेड परफ्यूम की तेज खुशबू उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकली। उमा देवी जो अभी तक आंगन में बैठी थी, उसे देखते ही चौंक गई। अरे बहू, ये क्या, तुम कहीं जा रही हो क्या? अभी तो मेहमान बस आते ही होंगे। अमृता ने बिना थमे चलते चलते जवाब दिया, हाँ माँ जी, आज मेरी किटी पार्टी है, पहले से प्लान था। देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे पर, उमा देवी के शब्द आधे मुंह में ही रह गए। अमृता ने उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। वह दरवाजा बंद करके निकल गई। जब सभी मेहमान चले गए तभी अमृता घर लौटी, सजी धजी, चेहरे पर किटी पार्टी की ताजगी लिए वह आंगन में दाखिल हुई। आर्यन जो आज जल्दी ऑफिस से लौट आया था, उसने उसे देखते ही सख्त लहजे में पूछा, अमृता ये क्या है? घर में मेहमान आए थे और तुम कहाँ गायब थी? अमृता ने बेपरवाही से जवाब दिया, मेरी किटी पार्टी थी, मुझे जाना था, और वैसे भी मेहमानों को बुलाने से पहले मुझसे तो पूछा नहीं गया था। आर्यन का गुस्सा भड़क उठा। अमृता, ये तुम्हारा भी घर है, कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं तुम्हारी? माँ और भाभी दिन भर रसोई में खटती रही और तुम किटी पार्टी में? अमृता ने उसी समय पलटकर तीखा जवाब दिया, हाँ तो मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है, अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ मैं अपनी जिंदगी। थक चुकी हूँ मैं इस रोज रोज की रोका टोकी से। आज तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो आर्यन, मैं इस घर में अब और नहीं रहूंगी। या तो तुम अलग घर लो, नहीं तो मैं अपने मायके चले जाऊंगी। तब आर्यन बोला, समझती क्या हो तुम अपने आप को? क्या मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता? तो रहो फिर, शौक से रहो अपने इस परिवार के साथ। कहते हुए अमृता अपने कपड़े पैक करने लगी। उसी समय मुकुंद, आर्यन का बड़ा भाई, उसे एक तरफ ले गया और शांति से उसे समझाया, देख आर्यन, गुस्से में कुछ मत बोल। अगर अमृता को इस घर में रहना मुश्किल लग रहा है तो शायद तुम्हें अलग रहने के बारे में सोचना चाहिए। झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। आर्यन ने भाई की ओर देखा, उसका मन उलझन में था। वह बोला, भैया मगर माँ और आप सब, मैं कैसे? मुकुंद ने शांत स्वर में कहा, माँ को मैं समझा लूंगा, तू अमृता से बात कर, वो भी शांति से। रिश्ता पत्नी से भी निभाना है और परिवार से भी, मगर ये रोज की तकरार में तू ही पिसता चला जाएगा मेरे भाई। अगर अमृता इस घर में खुश नहीं है तो तुम दोनों अलग रहो, वो चैन से रहेगी और तू भी सुकून से जी पाएगा। आर्यन का दिल भारी था। माँ की ममता, भैया का साथ, माँ समान भाभी का प्यार, इस घर की मिट्टी, ये सब छोड़ना उसे असहनीय लगता था। मगर उमा देवी ने भी आंखों में उदासी लिए कहा, बेटा अमृता की खुशी का ख्याल रख, हम तो हमेशा तेरे साथ हैं। बड़े भाई और माँ के समझाने पर आर्यन ने अमृता के साथ अलग घर ले लिया, लेकिन वो मन ही मन बहुत परेशान रहने लगा था। अंदर ही अंदर वह घुटन महसूस करने लगा था। तो दूसरी ओर अमृता अब पूरी तरह से आजाद थी। उसकी जिंदगी अब उसी लय में बह रही थी जैसे वह चाहती थी, बिना किसी रोक टोक, बिना किसी जिम्मेदारी के। न सुबह जल्दी उठने की चिंता, न रिश्तों का बंधन। वह सुबह देर से उठती, दिन भर सहेलियों से फोन पर बतियाती या मार्केट से ब्रांडेड कपड़े खरीद कर लाती, क्योंकि उसने अपना लाइफ एंजॉय करने के लिए अपना जॉब भी छोड़ दिया था।
उसका चेहरा खुशी से चमकता, जैसे वह किसी पिंजरे से छूट गई हो। मगर इस आज़ादी की कीमत क्या थी, ये शायद उसे अभी नहीं पता था। साल भर होने को आया था। अमृता कभी ससुराल नहीं लौटी, ना उमा देवी से मिलने, ना मुकुंद और विभा से। उसके लिए वो लोग अपने थे ही नहीं। दूसरी ओर आर्यन हर सप्ताह माँ, भैया और भाभी से मिलने जाता, उनके साथ चाय की चुस्कियाँ और पुरानी बातें करता। ये पल उसे सुकून देते थे। मगर हर बार घर लौटते वक्त अमृता की बेपरवाही उसे चुभती। एक शाम आर्यन ने घर लौटकर अमृता से कहा, कल माँ, भैया और भाभी हमसे मिलने आ रहे हैं। अमृता, जो सोफे पर बैठी मैगजीन पलट रही थी, उसने बिना नजर उठाए जवाब दिया, ठीक है, अगर वो लोग आ रहे हैं तो मैं कल अपने मायके चली जाऊंगी। तुम मिल लेना अपनी माँ, भैया और भाभी से। आर्यन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अमृता, ये क्या बात हुई? वो लोग हमसे मिलने आ रहे हैं और तुम मायके जाने की बात कर रही हो? अमृता ने मैगजीन पलटी और तल्खी से बोली, हाँ तो? मुझे उनसे क्या मतलब है? मैंने पहले ही कहा था, मुझे इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हमने अलग घर लिया है, फिर भी ये लोग पीछा छोड़ते ही नहीं। आर्यन ने उसे समझाने की लाख कोशिश की, मगर अमृता टस से मस न हुई। नहीं आर्यन, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, मैं कल सुबह अपने मायके जा रही हूँ। उसने बात खत्म की और कमरे में चली गई। अगली सुबह आर्यन ने फिर कोशिश की, मगर अमृता ने बैग उठाया और अपने मायके के लिए निकल गई। आर्यन अकेला रह गया। नया घर खाली खाली सा लग रहा था। उसने सोचा, माँ, भैया और भाभी आएंगे और अमृता यहाँ होगी ही नहीं। मन भारी हुआ। आखिरकार उसने घर को ताला लगाया और खुद ही अपनी माँ के पास चला गया। वहाँ आंगन में उमा देवी बैठी थी और विभा भाभी भी रसोई में खाना बना रही थी। आर्यन को अकेले देखते ही सब समझ गए कि क्या बात हुई होगी, मगर किसी ने कुछ भी नहीं पूछा ताकि उसे शर्मिंदगी महसूस न हो। मुकुंद ने मुस्कुराते हुए कहा, आजा आर्यन, कितने दिन बाद आया है, आज एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। उमा देवी ने भी प्यार से बुलाया, बेटा आ बैठ, विभा ने तेरे लिए पराठे बनाए हैं। आर्यन ने बहुत दिनों बाद विभा के हाथ का खाना खाया। गर्मा गर्म पराठे, दाल की खुशबू और माँ की प्यार भरी बातें, ये सब उसे पुराने दिनों की याद दिला गया, जब ये घर उसका आशियाना था। मगर वह चुप रहा, बस हल्की मुस्कान के साथ बातों में शामिल होता रहा। शाम को आर्यन अपने घर लौटा। अमृता भी मायके से वापस आ चुकी थी। वह सोफे पर बैठी फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। आर्यन ने उसकी ओर देखा, मगर कुछ बोला नहीं। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। एक तरफ अमृता की आज़ादी की चाह, दूसरी तरफ परिवार का प्यार। वह इन दोनों के बीच फंस गया था। उसका मन चीख रहा था, मगर होंठ खामोश थे। अब 4 साल बीत चुके थे जब आर्यन और अमृता ने ससुराल की चौखट छोड़कर अपना अलग आशियाना बसाया था। आज आर्यन तौलिया कंधे पर रखे बाल झाड़ते हुए बाहर आया। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। अमृता बगल से गुजरी, लेकिन फोन को हाथ तक नहीं लगाया। आर्यन ने पूछा, क्या बात है, फोन बज रहा है, उठा क्यों नहीं रही हो? कहते हुए आर्यन ने मोबाइल उठाया तो गुस्से से बोल उठा, अच्छा, विभा भाभी का फोन है, इसलिए नहीं उठा रही थी तुम? लेकिन फोन उठाते ही जो सुना, उस पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। क्या भाभी, आप रो क्यों रही हैं? भैया को क्या हुआ? अरे आप घबराइए मत, मैं आ रहा हूँ, मैं बस अभी आ रहा हूँ, आप चिंता मत करो। आर्यन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। हड़बड़ाते हुए उसने फोन रखा, अमृता की ओर देखा और गुस्से से बोला, भैया की तबीयत खराब है, इसलिए भाभी फोन कर रही थी। अमृता ने बेपरवाही से कंधे उचकाए, तो मैं क्या करूं? तुम जाओ ना, देख आओ। उसकी आवाज में न लिहाज था न परवाह। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, जल्दी जल्दी कपड़े पहने और घर से निकल गया। वह सीधा अपने पुराने घर पहुंचा, जहाँ विभा भाभी घबराई हुई खड़ी थी। आर्यन, तेरे भैया को सीने में तेज दर्द हो रहा है। विभा की आवाज कांप रही थी। आर्यन ने भाई को गाड़ी में बैठाया और अस्पताल की ओर दौड़ा। डॉक्टर ने चेकअप किया और जो कहा उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। हार्ट अटैक है, जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा। आर्यन ने बिना वक्त गवाए पैसों का इंतजाम किया। शाम तक ऑपरेशन हो गया और मुकुंद की हालत स्थिर थी, मगर आर्यन का मन बेचैन था। न दिल को चैन था, न दिमाग को शांति। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे आर्यन की नजरें अपने भाई पर टिकी हुई थी। भाभी मुकुंद भैया के बेड के पास चुपचाप बैठी थी। आर्यन ने सोचा, घर पर माँ अकेली होंगी, बच्चे भी। उमा जी की तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती, क्या पता बच्चों ने समय से खाना भी खाया होगा या नहीं। उसने विभा से कहा, भाभी आप भैया का ख्याल रखिए, मैं घर से होकर आता हूँ। आर्यन सीधा अपने पुराने घर पहुंचा।
उमा जी बच्चों के पास बैठी थी, चेहरा उदास था। आर्यन को देखते ही उमा जी ने कहा, बेटा मुकुंद ठीक है ना? हाँ माँ, ऑपरेशन हो गया, भैया अब ठीक हैं। आर्यन ने माँ का हाथ पकड़ा। आपने खाना खाया? उमा जी ने हल्के से सिर हिलाया, मगर उनके चेहरे से स्पष्ट झलक रहा था कि उन्होंने भैया के अस्पताल जाने के बाद पानी तक भी नहीं पिया था। आर्यन ने बाहर से खाना मंगवाया, माँ और बच्चों को खाना खिलाया, माँ को दवा दी और फिर अपने घर लौट गया। शाम हो रही थी। आर्यन अस्पताल से घर लौटा, चेहरा थकान और चिंता से भरा था। उसने अमृता को सोफे पर बैठे टीवी देखते पाया। वह रुका और बोला, अमृता जल्दी चलो, भैया का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, भाभी अस्पताल में अकेली है। अमृता ने रिमोट रखा और बेपरवाही से मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो भाभी है ना, वो मैनेज कर लेंगी, हमें क्या। आर्यन की आंखों में आग भड़क उठी। आज वह अमृता के नखरे सहने के मूड में नहीं था। उसने सख्त लहजे में कहा, अमृता चुपचाप तैयार हो, घर पर माँ अकेली है, बच्चे परेशान हैं, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो ज्यादा काम नहीं कर सकती, तुम चलकर घर संभालो, मुझे अस्पताल में भैया का ख्याल रखना है। अमृता ने तंज कसते हुए कहा, अरे वाह, बच्चे उनके, परेशानी उनकी, तो मैं क्यों जाऊं? और तुम्हें भी क्या जरूरत है वहां जाने की, वो खुद देख लेंगे। आर्यन ने हैरानी और गुस्से से उसकी ओर देखा। क्या जरूरत है का क्या मतलब? वो मेरा परिवार है अमृता, मेरे भैया जिन्होंने बचपन से मुझे पाला, मेरा ख्याल रखा, भाभी जिन्होंने 10 साल तक मुझे मेरी माँ की तरह दुलार दिया, मेरी हर परेशानी में भैया भाभी ने मुझे संभाला, और मेरी माँ जो आज भी मेरे लिए रात दिन दुआ करती है। तुम मेरी जिंदगी में 4 साल से हो, मगर वो लोग मेरे साथ मेरे जन्म से हैं। तुम कह रही हो कि मैं उन्हें छोड़ दूं? मैंने तेरी खुशी के लिए परिवार से दूरी बनाई, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा उनसे नाता ही टूट गया। वो मेरा परिवार है और उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। अमृता ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर मैं कौन हूँ? आर्यन ने एक पल रुककर उसे देखा, फिर ठंडे लहजे में बोला, अमृता मेरे पास अब बहस करने का वक्त नहीं है, मैंने जो कहना था कह दिया, अब करना या ना करना तुम्हारी मर्जी। मगर सुन लो, अगर तुम आज मेरे साथ नहीं चली, अपनी चालाकी या नखरे दिखाए, तो कल जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चल रही हो या नहीं? अमृता ने गुस्से से उसकी ओर देखा, मगर फिर लगा कि बात कहीं बिगड़ न जाए। उसने अनमने ढंग से कहा, ठीक है चलो। आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा, ऐसे कैसे? बैग पैक करो अपना। तुम्हें क्या लगता है बस जाकर मिलकर वापस आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं अमृता, आज से हम वहीं रहने वाले हैं, हमेशा हमेशा के लिए। मेरे घर वालों को मेरी जरूरत है। वो तो शुक्र है भगवान का कि भैया की तबीयत संभल गई, अगर उन्हें कुछ भी हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। अभी कपड़े पैक करो, बाद में बाकी सामान ले जाएंगे। तुम्हें पूरा घर संभालना है, माँ की, बच्चों की, सबकी देखभाल करना है, और वो भी पूरे सलीके के साथ। अमृता ने चौंक कर उसकी ओर देखा, क्या बकवास है ये? मैं अपना घर छोड़कर उस जेल में नहीं जाऊंगी, मेरा वहाँ किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मुझसे ये सब नहीं होगा। आर्यन का धैर्य अब जवाब दे चुका था। वह गर्जा, करना तो तुम्हें पड़ेगा ही अमृता। अमृता ने बेशर्मी से पलटकर कहा, करेगी मेरी जूती। बस ये सुनते ही आर्यन का गुस्सा फट पड़ा। चटाक, एक जोरदार तमाचा अमृता के गाल पर पड़ा। उसका सिर घूम गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? उसने गुस्से से चीखते हुए कहा। आर्यन ने ठंडे मगर कठोर लहजे में जवाब दिया, हाँ मेरी इतनी हिम्मत। 4 साल से तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ अमृता, हर बार तूने मेरे परिवार को ठुकराया, मेरे प्यार को ठुकराया, अब और नहीं। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चल रही है या नहीं? अमृता ने आंखें तरेरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने जो कहा सो कहा, उस घर में मैं कभी नहीं जाऊंगी। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने अलमारी खोली, अपने कपड़े बैग में रखे और बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ, और हाँ कल तक तलाक के कागज तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अमृता स्तब्ध रह गई। आर्यन के शब्द अमृता के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आर्यन, जो उसकी हर कटुता, हर तकरार को सह जाता था, एक दिन यूं भी जवाब दे सकता है। वह पत्थर बनकर वहीं खड़ी रही, जबकि आर्यन बैग उठाकर चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो जैसे उसकी सांसें भी थम गई। उसे यकीन था कि आर्यन हर बार की तरह चुपचाप सुन लेगा, उसकी मनमानी को बर्दाश्त कर लेगा, मगर आज आर्यन की आंखों में जो आग थी, उसने अमृता के दिल को झकझोर दिया। अमृता की बेपरवाही आज उसी पर भारी पड़ गई थी। आर्यन गाड़ी लेकर जा चुका था और घर में सन्नाटा पसरा था। अमृता अकेली खड़ी थी। उसका गुस्सा धीरे धीरे डर में बदल रहा था।
उधर आर्यन ने घर पहुंचकर जब अपने कपड़े घर पर रखे और माँ ने उसका बैग देखा, उमा देवी की आंखों में सवाल तैर गया। बेटा, ये बैग किसका है? आर्यन ने भारी स्वर में कहा, माँ, ये मेरे कपड़े हैं, आज से मैं यहीं रहूंगा। उमा देवी स्तब्ध रह गई। और अमृता? मुझे नहीं पता, आर्यन ने बिना भाव के कहा, लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया है माँ, अब और समझौता नहीं कर सकता। ये कहकर वो सीधे अस्पताल निकल गया। उसके जाने के बाद उमा देवी की चिंता और बढ़ गई। सुबह का वक्त था। आर्यन घर लौटा ताकि माँ और बच्चों के खाने का इंतजाम देख सके, मगर आंगन में कदम रखते ही वह ठिठक गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। रसोई से मसालों की खुशबू आ रही थी, बच्चों की हंसी गूंज रही थी। बच्चे टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे और उमा देवी मुस्कुरा रही थी। और रसोई में कौन थी? साड़ी का पल्लू कमर में खोसे, बाल बांधे हुए एक औरत गर्मा गर्म पराठे सेक रही थी। तेजी से तवे पर चपातियां घुमा रही थी, जैसे कोई कुशल गृहिणी हो। कमरे में गया तो देखा एक बैग रखा हुआ था। तभी बच्चों की आवाज आई, चाची चाची पानी दो ना। अभी लाई। अंदर से आवाज आई, मम्मी जी थोड़ा नमक कम है ना, मैं ऊपर से डाल दूं? अमृता खुद से ही कहते हुए उसकी आंखें भीग गई। क्या ये अमृता थी? लेकिन कैसे? कब? क्या ये वही अमृता थी? वही अमृता जिसने इस घर की दहलीज को जेल कहा था? वही जिसने 4 साल तक इस परिवार को ठुकराया था? आर्यन का मन सवालों के तूफान में डूबा हुआ था। ये सपना था या सच, या फिर कोई चमत्कार? आर्यन समझ नहीं पा रहा था। दरअसल हुआ ये था कि जब आर्यन गुस्से में घर से निकला, उस समय अमृता बिल्कुल अकेली रह गई थी। कल तलाक के कागज तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। आर्यन के मुंह से निकले ये शब्द अमृता के लिए किसी भूकंप से कम नहीं थे। उसका अहंकार, उसकी बेपरवाही, सब कुछ उस पल में खोखला लग रहा था। उसने सोचा, अगर आर्यन सचमुच तलाक के कागज भेज देगा तो वह कहाँ जाएगी? उसकी आज़ादी, जिसे उसने इतने जतन से संजोया था, अब उसे एक खाली पिंजरे सी लग रही थी। लेकिन फिर भी वो झुकना नहीं चाहती थी। उसने फ़ोन उठाया और अपने मायके में कॉल किया। हमेशा उसकी माँ फ़ोन उठाती थी, मगर आज उसकी भाभी की आवाज़ आई। हाँ दीदी बोलो। भाभी की आवाज़ में हल्की सी थकान थी। माँ कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी है। अमृता ने बेचैनी से कहा। माँ जी तो घर पर नहीं है। उसकी भाभी ने कहा, तो भैया से बात करा दो। अमृता झट से बोली, तुम्हारे भैया भी घर पर नहीं हैं। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तुम्हारे भैया उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। भाभी ने जवाब दिया और फिर बोली, मगर दीदी कुछ हुआ है क्या? भाभी की आवाज़ में चिंता थी। अमृता का गुस्सा उबाल मारने लगा। हाँ भाभी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आर्यन को मेरी कदर ही नहीं है, बस अपने भाई भाभी की ही चिंता करता है। मैं तो जैसे कोई मायने ही नहीं रखती उसके लिए। अब डाइवोर्स की धमकी दे रहा है। भैया से बोलो मुझे लेने आए, मैं मायके आ रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। एक पल की खामोशी के बाद भाभी ने ठंडे लहजे में कहा, दीदी हमारे घर में पहले ही ढेर सारी परेशानियां हैं। माँ जी की तबीयत खराब रहती है, बिजनेस में भी परेशानी चल रही है, पैसों की तंगी है, हम सब वैसे ही बहुत परेशान हैं। तुम खुशी से 2-4 दिन के लिए आना चाहो तो स्वागत है तुम्हारा, मगर हमेशा के लिए यहाँ आकर हमारे सर पर बोझ बनकर बैठने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा आप अपना घर संभालो और हम अपना। जब तुम्हारे भैया आ जाएंगे तो मैं बात करा दूंगी। इतना कहकर फोन कट गया। अमृता के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उसकी आज़ादी, उसका अहंकार, सब कुछ एक पल में चूर चूर हो गया। उसने सोचा था आर्यन को छोड़ दिया तो क्या, उसके पीछे एक घर और है, माँ है, भाई है, मायका है। लेकिन हकीकत ने उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी को आईना दिखा दिया था। वो मायका अब भी था, लेकिन उसकी जगह अब वहाँ नहीं रही थी। उसने हमेशा मायके को अपना ठिकाना माना था, मगर आज वहाँ भी उसे बोझ कहा गया। ससुराल को उसने खुद ठुकराया था और अब मायके ने भी उसे दरकिनार कर दिया। वह अकेली थी, पूरी तरह अकेली। कुछ देर बाद उसकी माँ का फोन आया। अमृता बेटा, तूने क्या कर दिया? माँ की आवाज में दुख था। जिंदगी तन्हाई में नहीं चलती बेटी, जो हुआ सो हुआ, मगर अभी भी वक्त है कि तू अपने घर को संभाल ले। अब समझदारी से काम ले। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ बेटी, बीमार भी रहती हूँ, ना जाने कब ऊपर से बुलावा आ जाए। बस एक बात का ध्यान रखना, माँ बाप के बाद अगर कोई एक लड़की का साथ देता है तो वह उसका पति ही है, भाई भाभी नहीं। हर कोई अपने परिवार में मस्त है, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाता। ये बात तू जितनी जल्दी हो सके समझ ले, उतना ही अच्छा होगा तेरे लिए। अब आर्यन जैसा कहता है तू वैसा ही कर।
अमृता की आंखें नम हो गई। उसकी माँ की बातें उसके दिल को चीर गई। रात भर वह जागती रही। उसने अपनी जिंदगी को फिर से देखा। 4 साल की आजादी ने उसे क्या कर दिया। एक खाली घर, एक टूटता रिश्ता और एक ऐसा मन जो अब सिर्फ पछतावे से भरा था। सुबह होते ही उसने चुपचाप अपना बैग पैक किया, कपड़े भरे और ससुराल की ओर चल पड़ी। जब वह उस घर की दहलीज पर पहुंची तो उमा देवी ने उसे देखा। उनकी आंखों में नाराजगी नहीं बल्कि एक माँ का प्यार था। अमृता ने बिना कुछ कहे रसोई संभाली, बच्चों को खाना खिलाया, उमा देवी की दवा दी और घर के हर कोने को संवारा। वह चुप थी मगर उसकी हर हरकत में एक नया संकल्प था। वह अब सिर्फ आर्यन की पत्नी ही नहीं बल्कि इस घर की बहू भी बनना चाहती थी। आर्यन जब रात को लौटा और अमृता को रसोई में पराठे बनाते देखा तो उसकी आंखें भर आई। ये वही अमृता थी जिसने इस घर को कभी जेल कहा था, मगर आज उसकी आंखों में न तो अहंकार था न बेपरवाही। वह चुपचाप बच्चों को हंसा हंसा कर खाना खिला रही थी, उमा देवी से धीमे स्वर में बात कर रही थी। आर्यन ने उसकी ओर देखा मगर कुछ बोला नहीं। उसके मन में सवाल थे। अमृता ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक मूक माफी थी। उसने धीमे से कहा, आर्यन भैया ठीक है ना, आप खाना खा लो, फिर अस्पताल चलते हैं, भैया भाभी के लिए खाना लेकर। आर्यन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया और खाना खाने बैठ गया। वह अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि ये बदलाव उस तलाक की धमकी का असर था या फिर कोई और कारण था इसके पीछे। लेकिन अब उसे जवाब की तलाश नहीं थी, क्योंकि पहली बार उसके घर में रिश्तों की वो महक थी जिसे सालों से वो महसूस करना चाहता था। दूसरे दिन आर्यन ने देखा अमृता घर के सारे काम करके घर में फुर्सत से बैठी थी। तभी अमृता की सहेली का फोन आया। उसने उसकी खैरियत और उसके जॉब के बारे में पूछा तो अमृता ने बड़े ही विनम्र स्वर में उससे कहा, यार अब मुझे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पति इतना कमा लेते हैं कि मेरी हर ज़रूरत की पूर्ति हो जाती है। और एक खास कारण यह भी था कि शादी के कुछ ही दिनों बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से ही जॉब छोड़ दिया था। वैसे तो मेरे जॉब छोड़ने से किसी को ऐतराज नहीं था, लेकिन मुझे अब सब समझ में आता है कि मेरे ही बुरे कर्मों के कारण न तो मेरे पास मेरा बच्चा रहा, न ही मेरी जॉब रही और न ही परिवार का प्यार, क्योंकि मैंने अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ही बदसलूकी किया था। इसलिए शायद भगवान ने मेरी बच्ची को ही मुझसे छीन लिया और आज तक मेरी गोद सूनी है। अब तो मैं बस अपनी जेठानी के बच्चों में ही अपना बच्चा ढूंढ रही हूँ और उन्हें भरपूर प्यार देने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि कुछ तो प्रायश्चित हो सके। और मैंने मन में ठान लिया है कि अब अपने परिवार वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। उसकी सारी बातें उमा जी और आर्यन सुन रहे थे। उन्हें भी उसकी बातें सुनकर तसल्ली हुई कि चलो देर से ही सही, अब अमृता की अकल तो ठिकाने आई। उस दिन से परिवार के सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी का कौन सा पात्र आपके दिल को छू गया और कौन सी घटना ने आपके दिल को झकझोर कर रख दिया, और आप यह कहानी कहां कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।